नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले सपा की इन उपचुनावों में बीजेपी से सीधी लड़ाई मानी जा रही है। सीटों के लिहाज से यूपी में पहले नंबर और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली सपा का जोश अब काफी हाई है। यही वजह है कि आम चुनाव के नतीजों के बाद से ही उसकी नजर फिलहाल उपचुनाव की 10 सीटों पर है। एक तरफ सपा एडी चोटी का जोर लगाते हुए तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में हुए लोकसभा चुनाव में पिछड़ने वाली बीजेपी इस चुनाव के जरिए साख बचाने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ये पार्टी के लिए अवसर है और वो इसके जरिए आम चुनाव की भरपाई करेंगे। राकेश त्रिपाठी बोले कि पार्टी कमियां दूर करेगी, चूंकि जीत मायने रखती है, इसलिए फैसला वैसे ही होगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है कि इसके नतीजों का असर पक्ष विपक्ष के मनोबल पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कथित तौर पर आरक्षण के बुनियादी मूल्य के खिलाफ काम करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जब से बीजेपी सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की है। वो आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी पीडीए के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और वो लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों का मनोबल अभी भी कमजोर है, वो सपा के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। संघ शाखा लगाने की तैयारी कर रहा है और सपा पौधे लगाने के बाद अपनी जड़ को मजबूत करेगी। शैक्षिक पदों पर पीडीए परिवारों के प्रतिनिधित्व की कमी बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कुलपतियों के रूप में पीडीए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जेएनयू में 15% से अधिक पीडीए कर्मचारी नहीं है। बीजेपी के लोग पीडीए के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस पीडीए परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे और बीजेपी उसके खिलाफ कार्य कर रही है। तो लोकसभा के बाद अब उपचुनावों की बारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी हो या फिर सपा, दोनों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद अब देश भर के सियासी रणनीतिकारों की निगाहें उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन तैयारी में जुट गए हैं। इन विधानसभा की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी में काफी हलचल बढ़ी हुई है। इस उपचुनाव में लोकसभा की तरह ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों पार्टियां अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी। यूपी की 10 सीटों पर फिर से एनडीए और इंडिया के बीच अब मुकाबला है। अब यूपी के लड़के भारी पड़ेंगे या फिर बीजेपी इन 10 सीटों पर बाजी मारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं। स्वागत प्रियंका जी आपका। और हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका भी स्वागत। पूजा जी, लोकसभा चुनावों के परिणामों से आपका जो जोश है वो तो एकदम हाई है और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सदन के भीतर तो रोज ही हालांकि हम देख रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों को लेकर जहां पर उपचुनाव होना है, हालांकि तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन सपा ने इन सीटों को पाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। क्या माना जाए, यूपी के दोनों शहजादे उपचुनाव में भी एक साथ दिखाई देंगे या फिर अकेले दौड़ती हुई नजर आएगी साइकिल?
आपको नमस्कार रेशु जी, और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। देखिए रेशु जी, मैं भी वर्तमान की स्थिति आपको बता देती हूँ, बिल्कुल जो साफ है वो यह है कि इंडिया अलायंस है हमारा, और इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं वो साथ में है, और बाय इलेक्शन भी जो है साथ में ही लड़ेंगे। सीटें किसको मिलनी है, कितनी जाएगी, वो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा, वो भी जब तय हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन हम जमीन पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जमीन पर कार्य कर रहे हैं। और यही तरह देखा जाए भाजपा को, तो भाजपा किस कदर फेल है वो तो किसी ने छुपा नहीं है कि जितने पेपर लीक हुए, नीट की जो धांधली हुई, जो बच्चे परेशान हुए, वो अगर इतनी सारी चीजें हो रखी हुई तो जनता ऑलरेडी परेशान, और जनता को इनका मंशा पता चल जा रहा है। ये चाहे अभी इन्होंने कार्य करा, बताइए जो है 1 हफ्ते में 6 पुल ढह जाते हैं, और जितने सारे जैसे 6 पुल ढह जा रहे हैं 1 हफ्ते में, मतलब 7 दिन के अंदर 6 पुल ढह गए। आप कैसे कार्य करा रहे हो? अयोध्या भी जलमग्न हो रखा हुआ है, अभी तो बारिश आया भी नहीं है ढंग से, अभी मानसून उस तरीके से आया नहीं और अयोध्या जलमग्न हो गया। आप हड़बड़ाहट जिस तरीके से कार्य कराया आपने, जनता को जिस तरीके से परेशान किया, तो जनता आपके साथ में कहीं नहीं है। अब तो इनके घटक दल भी सवाल करने लगे हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य, क्योंकि अभी तो देखिए उपचुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन डिबेट में ही आपको घेरना शुरू कर दिया है यहाँ पर सपा ने, और वो कह रही हैं कि अयोध्या में जो आपका विकास है वो तैरता हुआ नजर आ रहा है। पहली ही बारिश हुई कि अयोध्या का मेकअप धुल गया। हाँ, देखिए रेशु जी, मैं एक चीज बता दूं कि बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों का जो मोराल है वो बहुत हाई हो गया है पिछले चुनाव को देखते हुए, जबकि इनकी जो सीटें हैं वो, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की और भाजपा की, तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। मतलब ये हम भाजपा की बात करें 240 और विपक्ष 99, और इतनी खुशी, मतलब कांग्रेस की मैं बात कर लूं 99 सीट और विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट जिस तरीके से इनको इतनी खुशी हो रही है, अच्छी बात है, खुश हो ले, लेकिन झूठ की बुनियाद बहुत दिन तक चलती नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खटाखट झूठ बोल करके महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल किया इस चुनाव में, ये उपचुनाव में महिलाएं और जो जनता है, जो कॉमन मैन है, जो किसान है, वो जवाब देंगे इनको बहुत अच्छे तरीके से। जवाब हमें जवाब तो दे दिया है ना, जवाब तो आपको भी दिया है, क्योंकि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप कह रहे थे कि आप तो 80 की 80 सीटें लेकर 80 की 80 सीटें आप लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताइए ना डॉक्टर प्रियंका मौर्य, एक सेकंड डॉक्टर प्रियंका, आप कह रही हैं कि इन लोगों ने झूठ बोला, आपने सच बोला और आप विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके झूठ को भी लोगों ने सच मान लिया, और आप जो सच बातें कह रहे थे मंच से, आपकी ही बातों को बड़ा कर देती हूँ, तो उन बातों को भी जनता ने यकीन नहीं किया। इसके पीछे आपने मंथन किया कि क्या कारण रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सीटें और जो रुझान आए, इससे हमें दिक्कत बहुत पहुंची, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो जनता का दिया हुआ जनादेश है, जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और किस तरीके से गड़बड़ियां हुई उस पर भी ध्यान देना होगा और उस पर काम भी करना होगा, और जो कि मंथन शुरू कर दिया है हमने, उपचुनाव में आपके सामने वो होगा, क्योंकि हमारे लिए ये अवसर है, और इसी अवसर में हम बता देंगे कि किस तरीके से जनता के साथ जो झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव जीतने का जो प्रयास किया गया है खटाखट, वो खटाखट इस बार रिजल्ट में आएगा। और जहां तक ये बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का विकास का, तो आप मुझे बताइए ना कि दिल्ली नहीं डूब गई? आपने देखा बंगाल में किस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बातें उत्तर प्रदेश की हो रही है, बातें उत्तर प्रदेश की हो रही है, ठीक है डॉक्टर प्रियंका, उत्तर प्रदेश की बात करें। इनका दल है जिसके साथ इनका गठबंधन है, इन लोग के मुंह में दही जम जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि उसी पर रहें। और देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप लोगों का जोश तो हाई है पूजा मिश्रा जी, लेकिन वो कह रही है कि जो खटाखट जो सीटें हैं वो इस बार बीजेपी की झोली में गिरेंगे और भरपाई कर लेंगे जो सीटें इनकी कम हुई है अब उपचुनाव में। ऋषि जी देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस जो है पहले भी इनको था और इनको अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस है। और भाजपा की प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे मुंह में दही जम जाती है। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है ना ऋषि जी, जब जो है इमरजेंसी लगी थी तो स्वर्गीय नेताजी जेल में थे, और अगर आज अघोषित जो इमरजेंसी लगी हुई है तो भी हमारी पार्टी
उसके अगेंस्ट खड़ी है जो गलत कार्य कर रहा है। तो हम तो गलत के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। आप कितनी भी चीजें छुपा ले जाइए। आपको संयम नहीं है, आपको संयम नहीं है। ऊपर अत्याचार होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपके जो अखिलेश जी हैं उनका ये बयान आता है कि इससे भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे बात करना चाहिए। एक महिला के अत्याचार पे ना बात करके आप बात करते हैं कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, तो आप कैसे हैं महिलाओं के साथ, कैसे आप कर रहे हैं महिलाओं का सम्मान? यही है क्या सम्मान देने का तरीका समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी जितना महिलाओं को सम्मान देती है उतना किसी ने भी नहीं दिया हुआ है। और समाजवादी पार्टी देखिए, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। और अगर एक सेकंड मैं इस पर बात कर लेती हूँ पूजा मिश्रा जी, क्योंकि अगर आप इस तरह के विषयों को उठाएंगी तो इनके पास भी तमाम विषय हैं। मणिपुर का मुद्दा यहाँ पर उठेगा और तमाम मुद्दे यहाँ पर उठेंगे, लेकिन हमें विषय से भटकना नहीं है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप दोनों से ही कि कम से कम आप उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों को लेकर ही चर्चा करें, उपचुनाव को लेकर चर्चा करें। क्योंकि देखिए प्रियंका जी, सपा का मनोबल इतना बढ़ा है कि उनको पूरा भरोसा है कि ये 10 सीटें उनकी झोली में आएंगी। और सपा कह भी रही है कि लोकसभा में आप लोगों का घमंड तोड़ा था, अब उपचुनाव में आपको शून्य पर समेटने के लिए सपा कह रही है कि हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आपकी क्या कुछ रणनीति रहेंगी? देखिए, घमंड की अगर बात कर रही है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, तो मैं बता दूं ये घमंड चूर चूर करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से सक्षम रही है। अगर हम बात कर ले 2014 की, 2019 की, 2022 की, तो यही घमंड हमने इनका चूर किया है। और इस बार ये कह रही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस और प्राउड के अभी मूवमेंट में तो समाजवादी पार्टी चल रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी सीटें जीत ली हैं तो हमने सरकार बना ली है, हमारा नेतृत्व चल रहा है। इस तरीके के घमंड में ये खुद ही सफर कर रहे हैं। और ये जो उपचुनाव आएंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे कार्य करती है, पद पे चलती है, वो विकास सबको दिखेगा। क्योंकि जो इनका खटाखट झूठ बोलने वाला गठबंधन था, उसकी पोल सबके सामने खुल चुकी है। पोल तो खुल रही है डॉक्टर प्रियंका, पोल तो खुल रही है और विकास सबको दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा भी ना कि कितने पुल ढह गए हैं, विकास सबको दिखाई दे रहा है। अयोध्या में अयोध्या में जिस राम की नगरी में इतना पैसा लगाया गया, वहां पहली ही बरसात में क्या हाल हो गया, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किसी से छुपी नहीं है। आपने काशी की तस्वीरें भी देखी होंगी कि कितने बड़े बड़े सड़कों के ऊपर गड्ढे हो गए हैं। तो विकास तो तैरता हुआ सबको नजर आ रहा है। अच्छा, तो मुझे आप ये बता दीजिए, ठीक है ये जो भी खामियां हैं इस पे भी कार्यवाही होगी और बिल्कुल की जाएगी, लेकिन आप मुझे बताइए ना, जो आज बहुत चीख करके ये बोल रहा है कि गड्ढे हैं, बारिश है, कैसी सड़कें देखी हमने इससे पहले? वो समय क्या सबको भूल गया जब सड़कें मिलती नहीं थी और किस तरीके से गड्ढे में तो आए दिन जनता आपको क्यों लेकर आई? जनता इसीलिए तो लेकर आई ना, इनको सत्ता से बेदखल किया, आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। किस लिए बैठाया? कि जो इन्होंने किया वही आप करेंगे? नहीं, बताइए ना डॉक्टर प्रियंका, जो इन्होंने किया वही आप करेंगे क्या? सरकारें हुआ करती थी तो किताबें खोल के नकल करवाते थे ये लोग, पहले से ही लिस्ट जारी। ये नकल करवाते थे और आप क्या करवा रहे हैं? आप पेपर लीक ही करवा रहे हैं। ये नकल करवाते थे, आप पेपर लीक करवा रहे हैं। मतलब जो इन्होंने किया वही आप करेंगे। इनके समय में सड़कें ही नहीं होती थी। आप सड़कें तो बनाएंगे, आप हाईवे बनाएंगे, लेकिन उनमें गड्ढे हो जाएंगे, कभी भी वो हाईवे गिर जाएंगे। मतलब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि इनके समय में ये नहीं था। जनता ने आपको सत्ता में बिठाया तो किस लिए बिठाया, ये बताइए ना। मुझे लगता है कि कभी ये आगरा एक्सप्रेस वे पे गई नहीं, कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे गई नहीं, और ना ही ये 2013 के महाकुंभ में इन्होंने प्रयागराज का भ्रमण किया था। विडंबना है, जब आदमी देखना ही नहीं चाहेगा तो आप उसको दिखा भी नहीं सकते हो। जो इनको पता नहीं फ्लाईओवर बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ऋषि जी अगर सड़कें नहीं तो उनको फ्लाईओवर कैसे बना ले जा रहे हैं? अगर ये उठा करके देख लेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी कि सड़कें नहीं बन रही हैं, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। क्योंकि सड़कों का सारा काम जो है पूर्व सरकार में हो गई थी, उसके बाद में सड़कें वही टूटी है, वही गड्ढे उठे के जिसमें आपने कार्य ही नहीं कराया। अब कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं। अभी आप कह रहे कि हमारा जो है मोरल हाई अच्छी बात है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, घमंड चूर करते हैं। कितना घमंड है भाई आपको?
आप घमंड चूर करेंगी किसी का? भाई कोई किसी का घमंड नहीं चूर कर सकता है। ये जो है लोकतंत्र है और जनता के हाथ में ताकत है। जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता देगी, जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता से बाहर कर देगी। जनता का जो मैंडेट आया वो हम मान रहे हैं, आप भी मानिए तो अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप बातें कर रही है कि जो नकल तैयार नहीं है जनता ने, आपको पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस नहीं है। ये बिल्कुल अनएथिकल है और जैसे जो है पेपर लीक करना ये क्राइम होता है। There is difference between unethical thing and crime. तो पेपर लीक क्राइम है। वो जो 24 लाख बच्चों का मेंटल हेल्थ जो बेकार हो रहा है, जो साल बर्बाद हो रहा है, उसको तो हटाइए। जो मेंटल हेल्थ के साथ में जो इशू आ रही है, आप जिस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप बेशर्मी की तरीके से चले जाएंगे भूतकाल में, वर्तमान की चर्चा नहीं करना चाहते, आप चले जाएंगे भविष्य काल में, वर्तमान की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जनता देख रही है कि आप जो है विपक्ष के ऊपर अपनी सारी नाकामियों को डालना चाह रहे हैं। जनता आपको इसीलिए मैंडेट देगी, आपको उठा करके बाहर रखेगी। हमारा मोरल बहुत हाई नहीं है। जनता ने हमें मैंडेट जो दिया हमने उसको माना हुआ है और अभी भी हम जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। जब गर्मियां बढ़ी हुई है और आप उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी पेड़ लगाने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कार्य करते चली आ रही है और आपके ही घटक दल जो सवाल उठा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी जो खुला पत्र लिखती है मुख्यमंत्री जी को, संजय निषाद भी खुला पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं, आप पीढ़ी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो अगर आपके घटक दल ऐसा कह रहे हैं तो आपको चिंताजनक है कि कैसे मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि आपके घटक दल भी प्रश्न उठा रहे हैं उनपे। तो ये आपको आप कह रहे हैं ना विवेचना कर रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि विवेचना गलत डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर विवेचना चलता चला गया और आप इस घमंड में रहें कि हम घमंड चूर करेंगे, वो कह रही है कि आप दूसरों की क्या बात करते हैं। अब तो आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपके ऊपर प्रश्न उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए, जितनी भी पार्टी की जो कमियां हैं जिसकी वजह से जनता ने अपना जनादेश पूर्ण रूप से नहीं दिया है, उस पे कार्य मंथन चल रहा है और ये हमें समाजवादी पार्टी से समझने और सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। हम बेहतरीन तरीके से जनता के हित में कार्य करते हैं। ये कह रही है कि ये पेड़ लगा रही हैं, ये अभी लगाना शुरू की होंगी गर्मियों में, ये बहुत समय से ये कार्य चल रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट का जो स्कीम है वो बहुत समय से चल रहा है। नहीं देखिए, अब पूजा जी, आप कागजों पे आपने काम किया है अपने समय में तो वही आप बोलेंगे। और आप जहां तक जनादेश को करके बहुत ज्यादा उत्साहित है तो मैं बता तो रही हूँ आपको कि आपको ये भी मानना पड़ेगा इसी जनता ने आपको नकारा था और ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और उस पर कार्य रही है कि अगर जनता का हमें प्यार और समर्थन नहीं मिल रहा है तो हमें कहाँ पे कार्य करना है। तो मुझे ये समझने की जरूरत आपसे नहीं है कि कहाँ कागज पे कार्य हो रहा है या जमीन पे कार्य हो रहा है, क्योंकि इसका जवाब तो जनता देगी और दे रही है। और कार्य क्या होता है और बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने कम से कम इतनी तो ऊर्जा विपक्ष से बात है कि विपक्ष कोई मजबूत हो जाए और मजबूत तरीके से अपनी बात को रखे जो आज तक सो रहा था। क्यों चर्चा नहीं करनी है? चर्चा में मैं बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। आप तो हर बात को नेगेटिव लेने का आपका मन है तो आप बोलते रहिए, इस पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको इनकी बातों पर कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन आप ये बताइए ना डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि अब 10 सीटों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो आपकी सीटें थी वो उत्तर प्रदेश में घट गई हैं, कम हो गई हैं 10 सीटें, क्योंकि अब उपचुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपनी साख बचाने के लिए भी पूरी कोशिश करनी होगी। इन 10 सीटों को लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कैसे भरपाई करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उसी मूल मंत्र पे काम कर रही है, सबका साथ और सबका विकास। अब इन्होंने जिस तरीके से खटाखट झूठ बोले हैं वो झूठ इस बार सबके सामने साफ हो जाएगा कि किस तरीके से जनता के साथ छल किया गया। मैंने बार बार कहा, कॉमन मैन और साथ ही साथ किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जिस तरीके से इन्होंने छल और कपट के रूप में अपनी बातों को रखा वो जनता इनको जो चुनाव हुए उसमें इनको उससे मिला। लेकिन अभी जो उपचुनाव होंगे उसमें सबके सामने नजर आ जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग तरीके से अपने पॉइंट्स पे काम कर रही है। और मैंने इससे पहले भी कहा, मुझे समझने की जरूरत नहीं है आपसे कि समाजवादी पार्टी से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार उपचुनाव फिर से जवाब देंगे और उससे वो जनता का जनादेश होगा वो सबके सामने होगा। तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत कुछ और विपक्ष की जो रणनीतियां होती है ना वो बनाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और, जनता के बीच में लाने की कुछ और। ठीक है, रणनीति कुछ भी हो, लेकिन
रणनीति कुछ भी रही हो, कुछ भी उन्होंने मंच से कहा हो, लेकिन इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि आपकी सीटें घट गई और इनकी बढ़ गई। नहीं, झूठ तो आपने तो कई मुद्दे उठाए ना, आपने मंगलसूत्र की बात उठाई, आपने तमाम इस तरह के मुद्दे उठाए, उन बातों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दे आपने मंच से उठाए, आपकी बातों को तो यहाँ पर जनता ने स्वीकार नहीं किया ना। लेकिन ठीक है, बट पूजा मिश्रा जी, ठीक है मैम, वापस से आपके पास आऊंगी। पूजा जी, क्योंकि लोकसभा में आपने पीडीए का मुद्दा उठाया और इसका कहीं ना कहीं आपको लाभ भी हुआ है, क्या इस बार भी पीडीए के मुद्दे पर ही आप जनता के बीच जाने वाले हैं या कुछ और? क्योंकि अब तो आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा परीक्षा पेपर लीक को लेकर भी है, कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप जनता के बीच जा सकते हैं। देखिए ऋषु जी, हम जनहित के मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच में जा रहे हैं, और पीडीए जो हमारा मुद्दा है वो जब तक जो है समानता नहीं आ जाती है तब तक जो है वो पीडीए मुद्दा रहेगा ही। और इसीलिए इनके घटक दल भी इनसे सवाल कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे कि हमसे जो इनको सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ना सुनी, अच्छी बात है। और कह रहे कि झूठ बोला था। मैं बार बार उस पर जाना नहीं चाहती थी कि आपने कहा था कि विपक्ष अगर सरकार में आ जाएगी तो भगवान श्री राम जी को टेंट में वापस भेज देगी, विपक्ष अगर सरकार में आ जाएगी तो मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देगी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। और उसके पहले जो झूठ बोले थे उसको तो हटा ही दीजिए। ये हमने ही झूठ बोला था, शायद इसको लगता होगा कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। हमने ही झूठ बोला होगा शायद कि 2 करोड़ की रोजगार जो है हर साल देंगे। ये शायद झूठे हमने ही कहे होंगे, तभी ये कह रहे कि झूठ बोलते रहते हैं। ये इस पे चर्चा करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि अभी जो वर्तमान का मुद्दा है ना, ये उस पर बात नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि डाइवर्ट हो जाए, पर अभी मुद्दा है कि पेपर लीक हुआ है। जिस एजेंसी ने पेपर लीक कराया उस एजेंसी को आपने दे दिया हुआ पेपर कराने के लिए। आपको तो आप बताइए, और मीडिया पहुंच जा रही है, मीडिया पहुंच, आप बताइए। तो माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।